हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है केस टेकिंग के ऊपर, जिसमें हम एफोरिज्म नंबर 98 टू 104 एफोरिज्म देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस पार्ट 3 के फर्स्ट एफोरिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 98, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने क्या बताया है कि राइट डाउन एवरी सिम्टम टोल्ड बाय द पेशेंट इन हिज ओन लैंग्वेज। मतलब कि जो पेशेंट के सिम्टम है, जो भी पेशेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं, वो जो सारे सिम्टम हैं वो उनकी लैंग्वेज में ही लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, द वेरी ओन एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट मस्ट बी नॉट चेंज। मतलब कि जो एक्सप्रेशन है पेशेंट के सिम्टम्स बताते टाइम हमें वो भी नोट करना है और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दिस इंडिकेट द सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। होम्योपैथ्स होते हैं उनको सब्जेक्टिव सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो हमारे जो केस टेकिंग है उसके लिए जो हमारे सिमिलिमम है उसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या है, जो फिजिशियन है उसको गुड लिसनर होना चाहिए और उसको बहुत पेशेंस भी होना चाहिए, ठीक है। एंड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, फिजिशियन है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा, तो जो फिजिशियन है वो पेशेंट को और बेहतर तरीके से समझ पाएगा और जो सिमिलिमम है उसको सही से सिलेक्ट कर पाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 99, ठीक है। तो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। In acute disease, the investigation is much more easy as compared to chronic disease, because in acute disease, the memory of the symptoms is fresh in the mind of the patient and the relatives। मतलब इस फर्स्ट में डॉक्टर हेनमन क्या बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है जो एक्यूट डिसीज की, बहुत ईजी होती है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक डिसीजेस, ठीक है। तो क्योंकि जो पेशेंट है और जो रिलेटिव्स हैं उनके माइंड में जो सारे सिम्टम्स होते हैं एकदम फ्रेश होते हैं, ठीक है। सारे सिम्टम्स को सही तरीके से याद होते हैं, जिससे कि जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाने में जो फिजिशियन है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती और वो जल्दी से भी बन जाती है, ठीक है। दिस डज नॉट required so detailed an inquiry at the symptoms are detailed to him physician simultaneously। मतलब ऐसा जो फिजिशियन है उसको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी पड़ती एक्यूट डिसीजेज में, एक्यूट केस में, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी जो पेशेंट है वो फिजिशियन को बता देता है, ठीक है। क्योंकि उसका एक्यूट केस है और रिसेंटली में ही हुआ था, उसको सारी जो सिम्टम्स है, जो सारी मेमोरीज है उसके माइंड में प्रॉपर फिक्स रहती हैं, ठीक है। एज इन क्रॉनिक केसेस, अब हम क्रॉनिक केसेस में देखते हैं। एज इन क्रॉनिक केसेस द पेशेंट हैज़ टू बी रिमेंबर एंड मेमोराइज द सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज बिकॉज दे आर रिमेंड एंड टेक लॉन्गर टाइम। मतलब कि देखो, जो एक्यूट डिसीज थे उनमें तो बहुत अच्छा था कि पेशेंट को सारे सिम्टम्स बहुत इजीली याद थे और उसके जो रिलेटिव्स थे उनको भी सारे सिम्टम्स एकदम फ्रेश थे सारे माइंड में, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा कोई भी केस में कोई भी सिम्टम्स बताने में और उन्होंने सारे सिम्टम्स बताए, ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज होता है, जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, इसमें जो पेशेंट है वो कुछ जो सिम्टम्स होते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स भूल जाते हैं या तो उनको याद करने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं, ठीक है। इससे जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो करने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है और सिमिलियम सेलेक्ट करने में भी ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। तो ऐसे में डॉक्टर हैनीमन ने एफोरिज्म नंबर 99 में क्या बताया है कि जो एक्यूट डिसीजेस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक डिसीजेस और बहुत ईजिली होता है हमें केस टेकिंग करना, ठीक। तो अब हम अपना नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 100, ठीक है। इसके बाद सिर्फ 4 और एफोरिज्म बचेंगे, उसके बाद इसके बाद हमारा जो केस टेकिंग वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये 100 एफोरिज्म है, एफोरिज्म नंबर 100, इसमें डॉक्टर हैनीमन ने एपिडेमिक डिसीज और स्पोरोडिक डिसीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो क्या है, हैनीमन बिलीव्ड दैट एवरी एपिडेमिक एंड स्पोरोडिक डिसीज इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या है कि जो डॉक्टर हैनीमन है उनका मानना है कि जो एवरी सिंगल एपिडेमिक एंड स्पोरोडिक डिसीज है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। नो एपिडेमिक डिसीज और स्पोरोडिक डिसीज शुड बी कंसिडर्ड बाय होम्योपैथ एज द सेम ओल्ड वन दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। डॉक्टर हैनीमन वो क्या बताना चाहते हैं कि जो होम्योपैथ है उसको कभी भी ये चीज़ नहीं माननी चाहिए कि जो एपिडेमिक डिसीज़ है या फिर जो स्पोरोडिक डिसीज़ है ये सेम है जो पास्ट में हो चुकी है उस डिसीज़ के जैसे, ठीक है। तो इस एग्जांपल में कैसे, two cholera epidemics occurring in two different locations cannot be considered as the same. On careful observation of the patient's symptoms, we can find them to be different from each other. तो ऐसा एग्जाम्पल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि दो डिफरेंट लोकेशंस हैं, वहाँ कॉलेरा फैला हुआ है, ठीक है। तो जो होम्योपैथ होगा उसको ये नहीं सोचना चाहिए, उसको ये बिलीव नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो जो दो जगह जो कॉलेरा फैला हुआ है वो सेम है, ठीक है। क्योंकि जब हम केयरफुल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट के सारे सिम्टम्स का तो हम वहाँ पाएंगे कि जो दो जगह कॉलेरा फैला हुआ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो हम और देख लेते हैं और एग्जांपल में कैसे हम और क्या समझ सकते हैं कि इसमें डॉक्टर हैनीमन ने और बताया कि द फिजिशियन हैज़ टू बी कंसीडर द पिक्चर ऑफ द एवरी प्रिवेलिंग डिसीज एज अ न्यू एंड अननोन वन। मतलब जो फिजिशियन है उसको सारे सिम्टम्स है उसको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वो जो डिसीज़ है वो पहले कभी पास्ट में हुई ही नहीं या फिर वो उस डिसीज़ को जानता ही नहीं। जो फिजिशियन है उसको इस सोच के साथ वो केस टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है।
और अगला क्या है, ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन वी कैन फाइंड दैट द प्रेजेंट डिसीज फिनोमेना ऑफ एपिडेमिक इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिडेमिक डिसीज। जब हम केयरफुल एग्जामिनेशन करेंगे, जो सारे सिम्टम्स है सारे, जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सही से लेंगे और केयरफुल एग्जामिन करेंगे, तो जो क्या मिलेगा कि जो एपिडेमिक फैला हुआ है एक जगह पे वो दूसरे से यूनिक और डिफरेंट है, ठीक है, या फिर जो पास्ट में एक हो चुकी है एपिडेमिक डिसीज वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे बिलीव करती है। और हमें ये कभी भी नहीं मान के चलना चाहिए कि जो डिसीज़ अभी फैली हुई है और जो पास्ट में फैली हुई थी वो डिसीज़ वो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि हर एक डिसीज़ अपने में अलग अलग होती हैं। तो अब हम अपना एफोरिस्ट नंबर 101 देखते हैं। तो इसमें डॉक्टर हेमन ने क्या बताया, ठीक है, 100 एफोरिस्ट का ही कंटिन्यूएशन है। तो अस यूजुअली इन अ केस ऑफ एपिडेमिक जस्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग वन पेशेंट द एंटायर टोटलिटी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। मतलब डॉक्टर हेमन इसमें क्या बता रहे हैं कि जब कोई केस होगा एपिडेमिक का, एक लोकेशन पे एपिडेमिक फैला हुआ है पूरा, ठीक है, तो वहाँ जो डॉक्टर हेमन क्या बोल रहे हैं, जो फिजिशियन है उसको ये नहीं मानना चाहिए कि हम एक पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उससे हमें जो सारी जो एपिडेमिक है उसकी सारी टोटलिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें ये कभी चीज़ नहीं माननी चाहिए कि हम सिर्फ एक ही पेशेंट को एग्जामिन करके जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना सकते हैं उस केस जो एपिडेमिक फैला हुआ है वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एज इफ इन सेम एपिडेमिक बट द पेशेंट एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। एपिडेमिक तो सेम होगा लेकिन जो पेशेंट पर जो उसका इफेक्ट होगा वो भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, टेम्परामेंट अलग है, डायथेसिस अलग है, इसकी वजह से, ठीक है। तो हमें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी एक पेशेंट को फुली एग्जामिन कर लिए तो हमें वो जो एपिडेमिक फैला हुआ है बस वो हमें उसकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मिल चुकी है। तो व्हेन द फिजिशियन हैज टू क्लोजली इन्वेस्टिगेट सेवरल नंबर ऑफ केसेस इन दैट एपिडेमिक एरिया टिल ही कलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। मतलब बहुत सारे जब तक पेशेंट को जो फिजिशियन है वो सही से एग्जामिन नहीं कर लेता और मैक्सिमम नंबर कलेक्ट नहीं कर लेता साइन और सिम्टम्स के, तब तक जो फिजिशियन है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को नहीं बनानी चाहिए। ट्रू पिक्चर ऑफ द डिसीज तब तक बन ही नहीं सकता। और जो फिजिशियन है और जब वो केयरफुली एग्जामिन कर लेगा साइन और सिम्टम्स को कलेक्ट कर लेगा, उससे जो फिजिशियन है उसको ये क्लियर हो जाएगा कि जो एपिडेमिक है उसके जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो क्या है, ठीक है। आफ्टर द केयरफुली कलेक्शन दिस सिम्टम्स द पिक्चर ऑफ द एपिडेमिक बिकम क्लियर। मतलब फिजिशियन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स कवर कर लेगा, बहुत सारे पेशेंट को एग्जामिन कर लेगा, तब जाके उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलेगी। तो हाँ, तब हम बोल सकते हैं जो फिजिशियन है उसको ट्रू पिक्चर ऑफ द एपिडेमिक मिल गई है और उसको वो चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रू से मिनिमम सिलेक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए। तो हम अपना नेक्स्ट एफोरिस्ट देखते हैं, एफोरिस्ट नंबर 102। तो हम इसमें देखते हैं कि जो डॉक्टर हैनिमन है उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो जो एफोरिस्ट नंबर 102 है, इसमें जो डॉक्टर हैनिमन है उन्होंने वो जो एपिडेमिक है उसके लिए रेमेडी बताई हुई है, ठीक है। अब वो कैसे सिलेक्ट करना है वो हम देखते हैं कि a careful observation by just investigating the first or second patient itself can be find the nature of that particular epidemic। फिजिशियन है जब वो केयरफुल एग्जामिन कर लेगा दो तीन पेशेंट को, तो जो फिजिशियन है वो ये समझ सकता है कि जो पर्टिकुलर एपिडेमिक फैला हुआ है उस एरिया पे उसका नेचर क्या है, ठीक है। इसका हम आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन विच द फिजिशियन कैन सिलेक्ट द सुटेबल जीनस एपिडेमिक फॉर दैट एपिडेमिक डिसीज। उसके बेस पर जो फिजिशियन है वो सुटेबल जीनस एपिडेमिक सिलेक्ट कर सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर एपिडेमिक डिसीज। जो जीनस एपिडेमिक है ये रेमेडी है फॉर दैट पर्टिकुलर एपिडेमिक डिसीज, ठीक है। जो फिजिशियन है जब वो केयरफुल एग्जामिन कर लेगा दो चार पेशेंट को, तो वो जो फिजिशियन है वो एपिडेमिक का नेचर समझ सकता है और जब वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब प्रॉपर कर लेगा तब जाके वो जीनस एपिडेमिक सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो जीनस एपिडेमिक होगी, जो रेमेडी होगी, वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी एपिडेमिक के डिसीज के लिए ही होगी, ठीक है। ये नहीं कि अभी उसने वो जो मेडिसिन रेमेडी सिलेक्ट कर लिया एपिडेमिक के लिए और फ्यूचर में अगर वही एपिडेमिक फिर से आता है, रेमेडी हमने बनाई है वही आगे फ्यूचर में देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो एपिडेमिक होती है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है और अलग अलग पेशेंट पे वो अलग अलग इफेक्ट देती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो जीनस एपिडेमिक इज द रेमेडी सेलेक्टेड होम्योपैथिकली टू दोज डिसीजेस इन विच सेवरल पीपल्स हैव सफरिंग फ्रॉम द सेम कॉज। जो जीनस एपिडेमिक होती है क्या है, इसकी यहाँ पास ये डेफिनेशन है, आप इसको अलग से भी पढ़ लेना क्योंकि ये 2 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जीनस एपिडेमिक क्या है, ये क्या है, होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी है, ठीक है, टू दोज डिसीजेस, मतलब उस डिसीज़ के लिए जिससे कि जो बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो सिमिलर सफरिंग बाय द सेम कॉज, ठीक है। तो उसके लिए हम जीनस एपिडेमिक सिलेक्ट करते हैं। दिस जीनस एपिडेमिक कैन बी यूज्ड प्रिवेंटिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एपिडेमिक ओनली। तो जो जीनस एपिडेमिक होगी वो प्रिवेंटिव रेमेडी की तरह काम करेगी। जो डिसीज़ देख के हमने उस जीनस एपिडेमिक को सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ही वो बेस्ट है, ठीक है। उसके लिए वो पर्टिकुलरली प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करेगी।
तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एफोरिज्म कवर करते हैं, एफोरिज्म नंबर 103। इसमें जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने सोरा के बारे में बताया है, तो हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीजेस द सोरा हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मतलब डॉक्टर हैनीमन इसमें क्या बोलते हैं, जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं उसमें हमें मेनली सोरा को इन्वेस्टिगेट करना होता है। क्यों? क्योंकि जो सोरा होता है यही मदर ऑफ ऑल डिसीजेस होता है। तो सोरा इज द फंडामेंटल कॉज इन ऑल क्रॉनिक डिसीजेस। मतलब जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस होंगे उसमें जो सोरा होता है वो फंडामेंटल कॉज की तरह काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, द बेस कॉज ऑफ द सोरा हैज़ टू बी इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेटेड इन एवरी केस। फ्यू पेशेंट एग्जिबिट्स द फ्यू सिम्टम्स एंड द अदर फ्यू। टाइमर ने क्या बताया है, जो सोरा के जितने भी केस होते हैं उनको हमें इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी केस होते हैं उसमें से कुछ पेशेंट होंगे जो अलग सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे, कुछ अलग सिम्टम्स को करेंगे, उनमें से कुछ अलग सिम्टम्स हैं वो हमें कुछ और पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ऐसा मतलब जो हमें जो सोरा का केस होता है वो हमें इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, तो और अंक क्या है, सो ओनली बाय द कंप्लीट सर्वे ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री द फिजिशियन हैज़ टू सिलेक्ट द एंटीसोरिक रेमेडी। मतलब कि जब फिजिशियन है, जब वो कंप्लीट सर्वे कर लेगा पेशेंट की हिस्ट्री का, कंप्लीट हिस्ट्री जब वो पेशेंट की देख लेगा फिजिशियन, तो वो तब जाके वो सही से एंटीसोरिक रेमेडी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और क्या है, डिटेल्ड केस स्टडी ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी मेड इन द क्रॉनिक केस। और जितने भी क्रॉनिक केस होते हैं उसमें जो पेशेंट होता है उसकी हमें डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेनी है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 104। और ये हमारे केस टेकिंग का लास्ट एफोरिज्म होने वाला है। इसके बाद हमारा जो केस टेकिंग है वो टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें डॉक्टर हैनीमन ने क्या बताया है फिजिशियंस के लिए। तो ओनली दिस इंपॉर्टेंट येट इंटरेस्टिंग स्टडी इज डन एंड द डिसीज पिक्चर इज एक्यूरेटली स्क्रैच द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्यूरेटिव टास्क इज अकम्प्लिश्ड मतलब कंप्लीट होना। इसमें डॉक्टर हैनीमन ने क्या बताया है कि जब हम टोटलिटी ऑफ द डिसीज सही से मतलब हो जाएगी, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है जो केस टेकिंग का है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। और क्या है, द फिजिशियन यूजेस दिस कलेक्टेड डाटा फॉर द फॉलोइंग। और जो फिजिशियन है उसने जो ये टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बनाई है फॉलोइंग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एंड पिकिंग आउट द करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। जो फिजिशियन है उसने जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाई है उससे वो बाद में करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पेशेंट के निकाल सकता है। और क्या है, फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी कैन बी सिलेक्टेड। और जो ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उससे हम सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम और देख लेते हैं कि ये जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वो और किन किन चीज़ों में यूज़ होती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन द नेक्स्ट विजिट ऑफ द पेशेंट फिजिशियन कैन अंडरस्टैंड व्हाट सिम्टम्स हैव बीन रिमूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रिंग रेमेडी। तो इस पॉइंट में डॉक्टर हमें क्या बता रहे हैं कि जब वो पेशेंट है, जब वो नेक्स्ट टाइम आप क्लिनिक में विजिट करेगा तो जो फिजिशियन है उसको ये आइडिया लगेगा हमारी मेडिसिन लेने के बाद जो पेशेंट है उसके कौन कौन से सिम्टम रिमूव हुए हैं वो हम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स से बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही स्ट्राइक्स आउट द लिस्ट ऑफ द सिम्टम्स नोट डाउन एट फर्स्ट विजिट दैट हैव बीन रेटेड। इफ न्यू सिम्टम्स हैव बीन अराइजन ही कैन एंटर दैम अगेन इन द रिकॉर्ड। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या देख सकते हैं, पेशेंट है उसके जो सिम्टम्स खत्म हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो जो फिजिशियन है उन जो सिम्टम्स है उनको काट सकता है और देख सकता है कौन कौन से सिम्टम्स है जो हमारी मेडिसिन लेने के बाद क्योर हो गए हैं। ठीक है, और यदि जो नए सिम्टम्स है जो पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं फिजिशियन को, तो वो जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाए थे पेशेंट के जो फिजिशियन ने, तो उनमें वो और ऐड भी कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड कीपिंग इन वेरी इंपॉर्टेंट इज होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज। जो केस रिकॉर्डिंग है ये होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, जब हम डिसीज को मैनेज करेंगे उस टाइम ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और केस टेकिंग आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से समझ आई होगी, पसंद आया। सो थैंक यू, बाय बाय।